नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। दरअसल आरएसएस की राष्ट्रीय बैठक केरल के पलक्कड़ में होने वाली है। 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक चलेगी। ये महत्वपूर्ण इस संदर्भ में भी है कि इस बैठक में भाजपा, विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद के साथ भाजपा संघ के 35 अनुषांगिक संगठन भी हिस्सा लेंगे। 3 दिन की बड़ी बैठक है और इसमें जो बात निकल के आई वो ये कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में, उस पर भी बातचीत होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो नतीजे आए हैं उससे बीजेपी सतर्क हो गई है और वो संघ के साथ फिर से एक बार अपनी कदमताल को और मजबूत करना चाहेगी। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि संघ का मोर्चा आखिर क्यों महत्वपूर्ण हो गया है भाजपा के लिए, जबकि एन चुनाव के चलते, लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि अब भाजपा विस्तारित पार्टी हो गई है और उसे संघ की मदद की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो नतीजे आए, ज़रूरी नहीं कि उसमें नड्डा जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान का कोई अर्थ निकलता हो, लेकिन बीजेपी 240 पर आकर टिक गई थी, यानी सिमट गई थी। इसी को देखते हुए जो केरल की बैठक है संघ की, वो महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव होने हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे स्काइप पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश शर्मा जी। फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे युवा और वरिष्ठ पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी जी, और स्टूडियो हमारे साथ जुड़े हैं श्री योगराज योगेश, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेश जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो सारा मामला है, मैंने शुरुआत में कहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के पहले मैं बोलता हूँ, सुरेश जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? सुरेश जी को आवाज़ नहीं जा रही है, तो दरअसल मैं आपको दोबारा से बात बता दूंगा। लेकिन योगराज जी, ये सारा मामला महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि जो बैठक हो रही है संघ की, वो इन 4 राज्यों के चुनाव में नतीजों में कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी? संघ से भाजपा का समन्वय और कितना मजबूत होगा, आपकी राय? देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये लंबी रणनीति का एक हिस्सा है। बेशक 4 राज्यों के चुनाव इसमें के केंद्र बिंदु में ज़रूर है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके के नतीजे आए, उससे थोड़ी स्ट्रेटेजी बदली बीजेपी ने, और ये उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और ये जो संघ की बैठक है, ये कुछ निकट भविष्य को लेकर बीजेपी की तैयारी कैसी होनी चाहिए, संघ की क्या भूमिका होगी, संघ अपनी हिस्सेदारी कितनी और बढ़ा सकता है, ये तमाम पहलू उसमें इंक्लूड रहेंगे। और ख़ास तौर पर जो जातिगत जनगणना की जो मांग छेड़ी है विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने, उसको लेकर पूरी की पूरी राजनीति जातियों पर केंद्रित हो गई। और चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में थोड़ी सी चूक कर गई। तो शायद इनको दोबारा से जातियों को साधने की कोशिश, जातियों में पैठ मजबूत बनाने की कोशिश, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि संघ वो काम करके दिखा चुका है जो राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पाती। वो ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखता है जहां लोग आसानी से नहीं पहुंच पाते, जहां पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाते, वहाँ संघ का कार्यकर्ता पहुंच जाता है। और ये जो समरसता का अभियान संघ ने जो लंबे समय से चला रखा है, उस अभियान को मुझे ऐसा लगता है कि और धार मिलेगी। जगह जगह लोगों के साथ बैठकर संपर्क करना, भोज करना, विश्राम करना, ये जो संघ की एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, इसमें और तेज़ धार आएगी। साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ एक चीज़ और ज़रूर होगी कि जो बीते कुछ दिनों में संघ और भाजपा के बीच जो थोड़ी सी तलखियाँ देखने को मिली, वो शायद नरम पड़ेंगी। और ये भी हो सकता है कि संघ अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए सरकार में, या संघ सरकार में कुछ ना कुछ अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाए, या बीजेपी भी उनको कुछ ऐसे टारगेट दे जिससे उनका प्रभाव भी बढ़े और उसके नतीजे उनके अनुकूल मिले। बिल्कुल। दरअसल भाजपा के भीतर संघ की महत्वपूर्ण भूमिका शुरू से रही है, चाहे वो जनसंघ रहा हो, जनता पार्टी रही हो, या भारतीय जनता पार्टी। संघ के जो प्रचारक होते हैं भाजपा के भीतर, वो एक तरह से आदर्श का केंद्र होते हैं। मैं सुरेश जी के पास आऊँगा। सुरेश जी,
जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है। केरल की जो बैठक है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। मैं इसमें समय बहुत ना लेते हुए सिर्फ इतनी सी बात इसमें जोड़ूंगा कि लोकसभा चुनाव के चलते बीच में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया था कि बीजेपी अब बड़ी पार्टी हो गई, विस्तारित पार्टी हुई है और संघ की उसको ज़रूरत पहले की तरह नहीं है या संघ की ज़रूरत नहीं है। इसका कितना असर हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से उनका ये बयान चुनाव के दौरान सेल्फ गोल माना गया था और नतीजे के तौर पर 240 सीटें बीजेपी की आई। हालांकि तब भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, अकेली पार्टी 240 है, लेकिन 303 के बाद 400 का नारा देने वाली पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस बयान के बाद थोड़ी सी भाजपा और संघ के बीच बेचैनी देखी गई। ये जो बैठक है केरल की जिसकी हम बात कर रहे हैं 31 अगस्त से 2 सितंबर तक जो चलेगी, वो 4 राज्यों के चुनाव पर भी केंद्रित है। जम्मू कश्मीर उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र उसमें है और इसके साथ साथ केरल की बात करें, रांची की बात करें, रांची भी इसमें रहेगा और हरियाणा। आपको क्या लगता है कि संघ के भीतर जो बातचीत चल रही है उसमें भाजपा के साथ समन्वय और मजबूत होगा और उसके नतीजे इन 4 राज्यों के चुनाव में देखने को मिल सकते हैं? आपका क्या सोचना है? और एक और अंतिम बात यह कि भाजपा के जो संगठन महामंत्री हुआ करते हैं उनकी खासियत ये होती है कि वो मंडल के कार्यकर्ताओं से लेकर पार्लियामेंट तक के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर संघ के जो संगठन मंत्री होते हैं उनका संपर्क कम हो गया है, संवाद कम हो गया है और संवादहीनता बढ़ गई है। ये शिकायतें देखने सुनने में आ रही है। शायद इस पर भी संघ के भीतर बातचीत ना हो, लेकिन मीडिया में और कार्यकर्ताओं में तो बातचीत होती है। ये भी एक कमजोर कड़ी के रूप में देखी जा रही है। समग्रता में आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, पहली बात तो यह है कि संघ और भाजपा के बीच में किसी भी प्रकार का कभी कोई तनाव नहीं होता, क्योंकि संघ जो है वो मूल संगठन है और भाजपा जो है उसका एक राजनीतिक अनुषांगिक संगठन है। इस प्रकार की धारणा तो है ही है, लेकिन मुझे बहुत हद तक ये सच्चाई है। और जहां तक नड्डा साहब के प्रश्न था, तो नड्डा साहब ने जिस सवाल का उत्तर दिया था वो सवाल कुछ अटपटा था, उसका उत्तर उलझाने वाला हो गया। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के काम में हमको संघ की बहुत उस मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती जो जनसंघ के जमाने में और प्रारंभिक भाजपा दौर में पड़ती थी। उनका कहने की स्टाइल ऐसी थी कि जिसके कारण हम सब लोग इसी अभिप्राय की ओर जाते हैं। मैं भी वही अभिप्राय मानता हूं जो आप कह रहे हैं जी। लेकिन वास्तविकता जो थी वो ये थी कि संघ जो है वो डे बाय डे के काम में अब हस्तक्षेप नहीं करता। अच्छा, इसके पीछे की एक धारणा और भी है कि अब तो ज्यादातर लोग जो संघ में काम करने वाले लोग थे वे या तो पदाधिकारी बन गए, राम माधव जी आ जाते हैं या बाकी और आ जाते हैं, और राज्यसभा और लोकसभा में भी अब उनके लोग ज्यादा आने लग गए जो संघ पृष्ठभूमि के थे वो, और जो कार्यकर्ता थे वो। ये दोनों राजनीतिक कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता का जो एक डिफरेंस था उनके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है और संघ के लोग ज्यादा मात्रा में पार्लियामेंट राज्यसभा में भी जा रहे हैं, असेंबलीज में भी जा रहे हैं। तो ये आप विश्लेषण करके निकाल सकते हैं। अब अगली बात ये आती है कि जो केरल में बैठक हो रही है, तो ये जो समन्वय का काम है ये आप पहले ही 3 पदाधिकारियों या 2 पदाधिकारियों को दिया जाता है। राघवेंद्र जी, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप सारी चीजें जानते हैं। तो संघ के का जो है और इनके बीच में समन्वय का काम, अब यहाँ संघ के पदाधिकारियों के साथ समन्वय का मामला नहीं है। जो संघ का स्वयंसेवक है या अनुषांगिक संगठन है, विद्यार्थी परिषद है, हिंदू विश्व हिंदू परिषद है और ये सब, तो इनके साथ तालमेल के लिए संघ के कुछ अधिकारी बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ अधिकारी रहते हैं। और जो काम का एजेंडा है आप भी जानते हैं, मुझे भी मेरा तो अनुभव है, मैं बहुत खुल के कह सकता हूं कि कभी भी इस बात को लेकर के बैठक में चर्चा नहीं होती कि उन चुनावों में क्या करना है। संघ प्रमुख जो है अपनी बातों में निकाल लेते हैं, वो जो है सरसंघ चालक जो है वो अपना संदेश दे देते हैं और वो संदेश जो है वो नीचे पहुंच जाता है और उस संदेश के आधार पर काम करते हैं। तो किस राज्य में कितना करना है, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूं कि इतना सब समन्वय है तो फिर 240 क्यों आई, ये एक बड़ा सवाल है। तो वो सवाल का उत्तर सीधे सीधे ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्लस नरेंद्र मोदी 303 पहुंचे थे और अब भारतीय जनता पार्टी प्लस नरेंद्र मोदी 240 पहुंचे, क्योंकि 300 पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक स्ट्रक्चर खत्म होने की ओर जा रहा था। संघ को ये पसंद नहीं था। आप देख लीजिए, आपको याद होगा मैंने 1-2 चैनल्स पर और भी बोला है, राघवेंद्र जी आप बहुत सीनियर हैं, और आप उस चीज को देखिए कि क्या अमित शाह जी का चुनाव प्रक्रिया के तहत हुआ था, क्या नड्डा साहब का चुनाव प्रक्रिया के तहत हुआ था। सदस्यता अभियान किया जाता है,
ना निर्धारित मानदंडों के आधार पर वार्डों के राष्ट्र में चुनाव होते, ना जिलों के चुनाव होते, ना प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होते। बिल्कुल। आप ये देखिए, अधिकांश प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियां जो है वो नड्डा साहब ने भी की और इनने भी की है। ये पहला अवसर आया है 240 सीटें आने पर संगठन की जरूरत महसूस हुई, और अब पूरे देश भर में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। वही बिल्कुल। मंडल के चुनाव होंगे, फिर उसके बाद जिले के चुनाव होंगे, और प्रदेशों के चुनाव का पूरा प्रतिनिधित्व हो जाएगा, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ये जो 240 आई है, ये नरेंद्र मोदी जी के एकाधिकार के विपरीत जो है संगठन के कार्यकर्ताओं का काम था, जिसके कारण ये सीटें आई हैं। जनता में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप गड़बड़ नहीं करते, टिकट बांटने में मोदी योगी जी की नहीं सुन लेते, तो आपको इतना नुकसान नहीं होता। बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर के 3-4 बातें हैं। लेकिन संघ जो है जिस काम के लिए लगा था, उसका काम सत्ता प्राप्ति नहीं था। उसका काम केवल यह था कि सत्ता के लिए किस प्रकार के लोग हों, इसके लिए उन्होंने राष्ट्र जो लोगों के निर्माण का काम प्रारंभ किया। और आज आप देख रहे हैं, मीडिया से में देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, राजनीति में देख लीजिए, और अन्य प्रमुख पदों पर देख लीजिए, जो संघ का समर्थक है, स्वयंसेवक है, वो सब काम कर रहा है, और देश उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में देश को जाना चाहिए था। बिल्कुल। मैं दरअसल इसमें ये चूंकि चर्चा का विषय नहीं, लेकिन मुझे लगा कि इस पर ये महत्वपूर्ण मुद्दा है तो मुझे बोलना चाहिए। जो आपने संगठन के भीतर की प्रक्रिया की बात की, दरअसल उसी प्रक्रिया को लेकर भाजपा के भीतर, भाजपा के बाहर, भाजपा की सरकारों में चर्चा होती है कि अगर आप सिस्टम को ब्रेक करेंगे तो फिर संगठन कमज़ोर हो जाएगा। जो भाजपा की ताकत है, मजबूत संगठन। मैंने चर्चा में शुरुआत में ये, आपका चूंकि ऑडियो सिस्टम जुड़ नहीं पाया था, मैंने ये कहा था कि भाजपा के जो संगठन महामंत्री होते हैं, चाहे प्रदेश के हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों, या संभाग के संगठन मंत्री, उनका काम होता है संवाद करना। उस शैली में भी कमी आई है। संवाद की जो स्थिति है वो दिक्कत है। अब अनुमति दे तो मैं इस पे बोल सकता हूं। मैं तो अगले दौर में बोलूंगा। बिल्कुल, आप अगले दौर में इसको बोलें। और दूसरा जो आपने कहा कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष के पदों पर निर्वाचन के बजाय मनोनयन हो गया, उससे भी दिक्कत आ गई। कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष से जुड़ ही नहीं पाया, ना तो जिले का जुड़ पाया, मंडल का जिले से, ना जिले का प्रदेश से, और ना प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद स्तर पर। नड्डा जी का जहाँ तक मामला, उनका कार्यकाल कितने बार बढ़ाया गया, वो भी मनोनीत थे। मनोनयन के बाद भी कार्यकाल बढ़ाया गया। अभी 31 अगस्त को कार्यकाल खत्म हो गया था, जुलाई को शायद, लेकिन अभी भी उनको हटाया नहीं गया है, जबकि 3-4 राज्यों के चुनाव होने बाकी है। तो ये जो काम चलाऊ मामला है, ये भी भाजपा को दिक्कत दे रहा है, और शायद संघ की उसमें नाराजी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन असहमति होगी, संघ को ठीक नहीं लगता होगा। इसी वजह से थोड़ी सी बातचीतों में दिक्कत होगी। लेकिन पिता पुत्र में कई बार मतभेद होते हैं, उस्ताद और चेले में मतभेद होते हैं, तो उस्ताद तो एक दाव बचा के रखता है। नड्डा साहब ने जो भी कहा, बयान दिया कि बीजेपी मजबूत हो गई है और फलाना हो गया है, लेकिन उस्ताद ने एक पटकनी दे दी तो 240 पर आ गया। ये एक आम धारणा है, हो सकता है कि ये सच ना हो, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये जो मनमानी थी उसका एक नतीजा है। कार्यकर्ता और जनता और भाजपा के समर्थकों को लगा कि भाजपा गलत ट्रैक पर जा रही है, तो ये जोर का झटका धीरे से लगा 240 वाला। खैर, ये हमारे अनुमान और अटकलें हैं, कितनी सही है कितनी नहीं ये तो हमको नहीं पता। हमारे साथ गौरव जी जुड़ गए। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। दरअसल संघ की जो बैठक है, जाहिर है कि उसमें कोई बयान खुले तौर पर नहीं आता है। संघ के जानकार सुरेश शर्मा जी, आप और जो लोग होते हैं, हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, और संघ में भीतर क्या हो रहा है ये किसी को बोलने की अनुमति ना होती है और ना कोई समझ सकता है। लेकिन जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो ये कि 4 राज्यों के चुनाव, संवेदनशील राज्य जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती राज्यों में समुद्र तटीय इलाकों से लगा महाराष्ट्र और झारखंड आदिवासी राज्य, और हरियाणा जो दिल्ली से सटा हुआ है, इसको लेकर भी कोई रणनीति बन सकती है। साफ तौर पर तो कोई कागज़ या बयान जारी नहीं होता है, लेकिन अनुमान यही है कि इसी पर बातचीत होगी और संघ और भाजपा के बीच समन्वय को मजबूत करने की बात होगी। आपकी राय? राघवेंद्र जी, अगर देखें, संघ के कोर एजेंडे पर आगे बढ़ने के बावजूद जी, भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा, और इस नुकसान उठाने की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो वजह थी कि एक 10 साल की सरकार के प्रति एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होती है, दूसरा लचर संगठन था, और तीसरा जो जेपी नड्डा जी का बयान था, उस जेपी नड्डा जी के बयान में आज में जी का काम किया। हालांकि बहुत ज्यादा सीटें उस समय नहीं बची थी, लेकिन उन सीटों में भी खासा नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें आई। अब बात रही कि तल्ख रिश्ते दोनों के हुए, तो तल्ख रिश्तों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि जो
उनके व्यक्तिगत एजेंडों पर भी काम करने लगे थे। जैसा आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की उस प्रक्रिया था और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी। जो संगठन मंत्री बनाए गए हैं या जिलों में, शहर में या प्रदेश की बात करें, उनके जो व्यक्तिगत एजेंडे रहे, ये उनकी कभी भी का कोई भी मंत्री गौरव जी, आपकी आवाज, वो कभी भी आपकी ऑडियो सिस्टम आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो आपका मोबाइल है उसमें कुछ तार वार को थोड़ा सा दबाएं, कुछ करें तो आवाज़ ठीक होगी। जी कहिए, आप अपनी बात कहिए। हेलो गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। संगठन मंत्री जो संवाद और समन्वय का जो मैं लौटता हूँ गौरव जी आपके पास, नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, फ़ोन आप डिस्कनेक्ट मत करिए, मैं लौटूंगा बहुत जल्द क्योंकि समय की कमी है। योगीराज जी, दरअसल सारा मामला जो हमने कहा कि बीजेपी संगठन की बात, जो सुरेश जी ने भी इस बात को कहा कि संगठन में अब इलेक्टेड अध्यक्ष नहीं है, सिलेक्टेड है, निर्वाचित नहीं है, बल्कि वो एक तरह से मनोनीत है। और वो दिक्कत जो कांग्रेस में हुआ करती थी, वो पिछले 5 सालों में भाजपा के भीतर राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर तक महसूस की जा रही है और संघ इसी को लेकर दुखी भी होगा। और दूसरी बात ये जो मैंने कही कि कभी भाजपा के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हुआ करते थे, चाहे वो कुशाऊ ठाकरे जो बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, फिर गोविंदाचार्य की हम बात करें, फिर संजय जोशी की बात करें, उनका छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से संवाद होता था, फ़ोन पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। अब ये स्थिति है कि जो भाजपा के संगठन मंत्री हैं प्रदेश में, जिले में और राष्ट्रीय स्तर पर, वो एक तरह से भगवान हो गए हैं, उनसे बात करना बड़ा कठिन हो गया है। कार्यकर्ता की तो छोड़िए, प्रदेश के पदाधिकारी भी अपने संगठन महामंत्री से बात नहीं कर पाते क्योंकि वो फ़ोन ही नहीं उठाते। ये शिकायत आम इतनी हो गई है कि सबको पता है। हो सकता है कि संघ के प्रमुख, उनको भी मालूम हो, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और दिल्ली के BL संतोष साहब की भी अगर बात करेंगे तो शायद कोई कार्यकर्ता उनको फ़ोन करेगा तो वो नहीं उठा पाएंगे, हालांकि उनके पास बड़ा दायित्व है। लेकिन जो प्रभारी बनकर आते हैं, चाहे शिव प्रकाश जी की बात करें या दीगर लोगों की बात करें, वो भी कार्यकर्ताओं से तो छोड़िए, पदाधिकारी से भी संवाद नहीं कर रहे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की भी अनदेखी हो रही है। ये एक बड़ा झोला है जिसमें लफड़े बढ़ रहे हैं। आपकी राय छोटी सी। बिल्कुल राघवी जी सही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बायलेटरल मसला है, दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। एक तो ये बिल्कुल सही है कि थोपे जा रहे हैं ऊपर से नेता भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हम बार बार संघों को लेकर, लेकिन थोपे जाने के बाद वो ये तो साबित करें कि हम थोपे गए हैं लेकिन हम सही हैं, हमारा चयन ठीक हुआ है, हमारा सिलेक्शन ठीक हुआ है, वो सिलेक्शन को भी सही साबित नहीं कर पा रहे हैं। वो एकदम से भगवान बन के बैठ गए हैं। जी, यही तो वजह है कि जो पार्टी की जो डिक्लाइन शुरू हुआ है। अभी मध्य प्रदेश में भोपाल में देख लो, यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं, पता नहीं कहाँ उनकी क्या सक्रियता रहती है, ये अलग बात है। लेकिन जिलाध्यक्ष की गलती नहीं है। हाँ, मैं इसमें एक बार सुरेश जी की तरफ आऊँगा, मैं आपकी बात आप पूरी जरूर करें कि एक कवि सम्मेलन था, कविता पाठ हो रहा था, एक श्रोता उठा और लठ लेके घूमने लगा। कवि ने अपनी कविता बदली, दूसरी सुनाई, तीसरी सुनाई, वो लठ लेके बैठे नहीं। तो अंत में उसने पूछा कि भाई साहब, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? आप कहें तो मैं जाके बैठ जाता हूँ, कविता पाठ नहीं करता हूँ। तब उसने कहा कि तू तो पढ़े जा, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जो तुझे लेकर आया है। तो सवाल ये कि जो नियुक्त है उनकी दिक्कत नहीं है, लेकर आने वालों की गलती है। जी, लेकर आने वालों को जनता ढूंढ रही है। जी, लेकिन आप बस एक चीज़ मैं और कहूँगा, अच्छा ये दिक्कत, ये बात सही कि हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि नड्डा जी के एक बयान से ऐसा हुआ, लेकिन ये तलखी मुझे ऐसा लगता है कि संघ की तरफ से हुई है। हम सब इस बात से शायद हो सकता है सहमत हो। आदरणीय सुरेश जी तो सीनियर हैं इस मामले में। बिहार के चुनाव के पहले संघ प्रमुख का भी एक बयान आया था, उन्होंने केवल ये कहा था कि आरक्षण के बारे में पुनर्विचार होना चाहिए, और इस बात को लेकर बिहार के चुनाव में बीजेपी नहीं, ये तो वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा था, उसमें तो अगर आप छुएंगे तो बर का छतरना है, वो तो एकदम से छन्न की आवाज़ आएगी, इतना तबाह गरम है आरक्षण के मुद्दे पर। लेकिन नड्डा जी का तो सेल्फ गोल था और उन्होंने अपने मन से नहीं कहा होगा, किसी ने कहलवाया होगा, क्योंकि नड्डा जी भी जानते हैं वो जो कह रहे हैं उसके अर्थ क्या होंगे। लेकिन एन चुनाव के बीच में ये कहना, और उसके बाद देखिए आप, नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो गया, 2 बार कार्यकाल बढ़ा और अभी तक वो बने, इसका मतलब कोई ना कोई तो इसमें लोचा है। सुरेश जी, आपकी राय, फिर मैं जल्दी से आऊँगा गौरव जी की तरफ।
देखिए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि संगठन मंत्री जो है वो कार्यकर्ताओं से मिलता था। कार्यकर्ताओं का की जो पहुंच थी वो पॉलिटिकल लीडरशिप की बजाय ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप के साथ ज्यादा होती जी, थी। और बिल्कुल। उसके कारण किस प्रकार का कार्यकर्ता समस्या का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार का कार्यकर्ता तैयार करना है, उसको पदाधिकारी बनाना, ये सब काम संगठन मंत्री देखता था। ये बात कप्तान सिंह जी के समय थोड़ा सा परिवर्तन होना शुरू हुई थी, क्योंकि उन्होंने ही वो ऐसे संगठन महामंत्री बने थे जिन्होंने गेट पर शटर लगवा दिया था। और हमने खबर भी लिखी थी उस समय कि आज के पहले कभी जब दरवाजा नहीं लगाया जाता था, खुला जी, रहता था, बिल्कुल। और शटर लग गया, दो शटर पार करके जाना होता है। तो ये परिस्थितियां बदली। उसके बाद संगठन मंत्रियों की लोगों को बुलाते थे, महत्वपूर्ण लोगों को बुलाते थे। मुझे भी अनेकों बार बुलाया गया, मैं जी, बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आज मैं आपके सामने ये बात कहने में संकोच नहीं कर रहा हूँ कि हितानंद जी जब से आए हैं, जब से हमें उन्होंने ना संपर्क किया, ना बुलाया। नहीं, इससे पहले के जितने भी संगठन मंत्री थे, उन्होंने सबको बुलाया, ये क्योंकि आवश्यकता नहीं होगी बिल्कुल अब। सुरेश जो जी, है आपकी बात करने वाले, जानकारी देने वाले बहुत लोग हो गए होंगे। दरअसल इसलिए इसलिए मैं सुरेश केवल जी, ये कह सकता हूँ आपकी बात कि हांडी का एक जैसे चावल है। एक जी, एक लाइन बस। जी, यदि संगठन मंत्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद नहीं रखेंगे, तो जो हमने जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक पार्टी देखी थी, वो पार्टी का कल्चर स्वरूप नहीं रहेगा। तो आज की जो कमजोरी है उसमें आप कितनी भूमिका मानते हैं संगठन मंत्रियों के व्यवहार की? देखिए, आजकल संगठन मंत्री तो ये टारगेटेड आने लग गए ना। पहले तो संगठन मंत्री संगठन के लिए आते थे, वो टारगेटेड आते हैं। एक संगठन मंत्री थे, उनने मुझसे ही कहा था कि कार्यालय मंत्री बनवा दो। तो मैं क्या बोलूंगा उसमें, मैं तो सार्वजनिक नहीं कह सकता ना। जी, लेकिन बन गए थे बाद में वो कार्यालय मंत्री। तो इसलिए ये एक स्वाभाविक बात है कि अब टारगेटेड संघ का जो प्रचारक है वो भी अब टारगेटेड आने लग गया। बिल्कुल माने मैं मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आधे के ठीक, आसपास वो लोग आ गए हैं बिल्कुल। जो योजनाबद्ध तरीके से प्रचारक बनना चाहते बिल्कुल, हैं। मैं इसको एक लाइन में कहूँ तो पहले के संगठन मंत्री मंच और माइक से दूर होते थे, चुनाव से दूर होते थे। अब आज के संगठन मंत्री मंच पर भी आना चाहते हैं, आते हैं, वो माइक भी थाम कर भाषण देते हैं नेताओं की तरह, और वो पोस्टर में भी छपते हैं, और वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। वो पहले से जो आपने कहा टारगेटेड, कि उनका टारगेट है कि वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, वो विधानसभा का लड़ेंगे, या कुछ और चीज़ों कमाएंगे। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर संघ को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और बीजेपी के भीतर अगर कोई आ जाता है तो उसको साबित करना चाहिए कि वो इस पद के योग्य था, भले ही वो काबिल नहीं था, लेकिन अपने आप को वो काबिल बनाए। गौरव जी, आपसे संपर्क बहुत देर बाद हो पाया, बीच में दिक्कत थी, जल्दी से आपकी टिप्पणी। एक स्वाभाविक तौर पर जो संघ से लोग आते थे उनको जी। भी अब अपने वैचारिक प्रक्रिया और व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा। उसके बाद ही संगठन मजबूत होने की स्थिति में आ पाएगा। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर संघ का मोर्चा तो मजबूत है, लेकिन संघ से जो लोग भाजपा में आ रहे हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं, कमतर हैं, पुराने लोगों की अगर हम तुलना करेंगे उसमें। और एक अंतिम बात ये कि अगर अखाड़े का उस्ताद जो होता है उससे उसका शागिर्द, उसका शिष्य कई बार गड़बड़ी करता है तो अखाड़े का उस्ताद उसको पटक नहीं देता है। कहते हैं लोग कि एक दाव बचा के रखता है, पिता पुत्र में भी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन उसका नुकसान पुत्र को उठाना पड़ता है। तो बीजेपी संघ की एक तरह से पैदा की हुई पार्टी है। अगर वो संघ से कई बार आंखें तरे रहेगी तो नुकसान उठाना पड़ता है, भले ही संघ ना चाहे, अपने आप उसका ऐसा मैसेज जाता है। तो ये बहुत सारे नुकसान हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि संघ और बीजेपी इसमें समन्वय करेगी जो बैठक केरल में हो रही है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, सुरेश जी आपका बहुत धन्यवाद, और युगराज जी आपका साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।